यूपीपीसीएस पीटी 1991 में जो सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से 15 प्रश्न जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी 71वीं बीपीएससी एएसओ डीएसओ और टीआरई4 की वैकेंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, तो बीपीएससी की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, उन परीक्षाओं में यूपीपीसीएस के प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जाना आपको है तो यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी की विगत परीक्षाओं को देख कर जाइए। और ऐसे प्रश्न अगर आप देख के जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको रिवाइज होते हैं। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के लगभग हर वर्ष 5 से 10 प्रश्न यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन से आते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं यूपीपीसीएस पीटी 1991 में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक काल से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। फ्रेंड्स, वैदिक काल के बारे में जानने के लिए वैदिक साहित्य का सेट है और वैदिक साहित्य के सेट में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तथा वेदांग आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ब्राह्मण 8 है, आरण्यक 6 है, उपनिषद 13 है और वेदांगों की संख्या 6 है। तो इनमें से उपनिषद में जो मुंडकोपनिषद है, उनमें सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये देखते हैं डिटेल। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया था। तो इस तरीके से सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सांख्य। भारत में जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उनमें दर्शन का काफ़ी महत्व रहा है। तो भारत में जो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है वो सांख्य दर्शन है। आइए देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे और भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। आइए देखते हैं दर्शन एवं उनके प्रतिपादक। भारतीय दर्शन में दर्शन की संख्या 6 है, जिनमें सबसे प्रारंभिक शाखा आपने देखा सांख्य है, जिसके प्रतिपादक कपिल हैं। इसके अलावा मीमांसा, पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, जैमिनी है। वैशेषिक जो दर्शन है उनके प्रतिपादक कनाद हैं। योग के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में या किसी अन्य एग्जामिनेशन में इन 6 दर्शन में से किसी न किसी दर्शन के बारे में पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है प्रतिपादक कौन थे, तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये प्रतिपादक थे तो इनकी कृति कौन थी, यानी इनके दर्शन कौन। भारतीय दर्शन की संख्या 6 है, जिनमें प्रारंभिक दर्शन है सांख्य दर्शन। भारत में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें भारतीय दर्शन से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो आप इन 6 दर्शन और उनके प्रतिपादक के बारे में जान लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के उपदेश में
आचरण की शुद्धता और पवित्रता के बारे में उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ऑप्शन ए है हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। अखिल भारतीय साम्राज्य पहली बार स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य और उस वंश का नाम था मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए है 178 बीसी, बी में 101 एडी, सी में 58 बीसी और डी में 78 एडी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 एडी। 78 एडी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। ये कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक थे और ये पश्चिमी चीन की यूची कबीले की शाखा थी। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के दिन शक संवत चलाया था और यही शक संवत आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग बना हुआ है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार उनके पुत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भक्ति, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी एकेश्वरवाद। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया है। देखिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और इन्होंने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। अलवार भक्तों की शिष्य परंपरा में थे ये, और मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के बारे में आपने जाना। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है आपने जान लिया। तो इसी तरह के प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, वारकरी तुकाराम, धारकरी रामदास और सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। तो इस तरीके से प्रमुख मत एवं प्रवर्तक को आपने जाना, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इस तरीके से रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए है परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट और डी चंदेल। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंदेल। यानी कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। फ्रेंड्स खजुराहो का कंदरिया मंदिर वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है और इसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है। 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और एलोरा, ये जो राष्ट्रकूट है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लीजिए, काफी प्रश्न पूछा जाता है। एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, जबकि एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, डोयल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोलों का शासन क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है और
पांड्य वंश के शासकों ने द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया है। देखिए मंदिर निर्माण शैली में उत्तर भारत में देखिएगा तो नागर शैली में मंदिर निर्माण हुए हैं और मध्य भारत में बेसर शैली में, जबकि ये मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है पांड्य वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है और इसकी निर्माण शैली क्या है? तो द्रविड़ है। और किस वंश के शासकों ने बनवाया था? पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। उत्तर भारत में जो मंदिर बनती है नागर शैली में और मध्य भारत में जो मंदिर बनी है बेसर शैली में और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनी है वो द्रविड़ शैली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम प्रशासन था? ऑप्शन ए चेर, बी चालुक्य, सी चोल, डी वातापी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चेर का शासन था, जिनमें से चोल का जो शासन था वो उत्तम प्रशासन के लिए जाना जाता है और स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चोल। दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम प्रशासन था वो चोल का शासन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए बातापी, बी श्रावस्ती, सी कांची, डी कन्नौज। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बातापी। चालुक्यों की राजधानी बातापी में थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, डी पुलकेशिन प्रथम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुलकेशिन द्वितीय। ये वही पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन उत्तर भारत के सबसे बड़े सम्राट और बहुत बड़े सम्राट बनने के बाद उनका सपना हो जाता है कि दक्षिण भारत को भी हम जीते और दक्षिण भारत को जीतने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश होते हैं, दक्षिण भारत के शासक होते हैं, उनसे भयंकर युद्ध होता है और उसमें हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं और इसी हार के बाद दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार का सपना हर्षवर्धन का चकनाचूर हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, बी विद्याधर, सी जयशक्ति, डी डंग। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विद्याधर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स जैनों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दिलवारा में और इस तरीके से ये मंदिर राजस्थान में है। तो दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो आइए जानते हैं दिलवारा के जैन मंदिर के बारे में फ्रेंड्स। राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैनों का पवित्रतम स्थल है। माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो इस तरीके से दिलवारा का जैन मंदिर जैनों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यह राजस्थान में है। तो इस तरीके से दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान में है और यह माउंट आबू में स्थित है और यह जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज के वीडियो में यूपी पीसीएस पीटी 1991 में जो सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 15 जिन्हें हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस पीटी 1991 में भारतीय शासन राज्य व्यवस्था से यानी इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या कितनी थी और कैसे प्रश्न थे। फ्रेंड्स बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देख कर जाइए। आप देखिएगा कि प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक राज्य लोक सेवा में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें से 10 से 20 प्रश्न डायरेक्ट रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे यूपी पीसीएस में कोई प्रश्न पूछा गया हो 1995 में तो हो सकता है 2025 में वह प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया जाए। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम यूपी पीसीएस पीटी 1991 में इंडियन पॉलिटी और संविधान से जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।